में समय से बलवान और कीमती कुछ नहीं होता। आज किए गए समय के उपयोग पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। समय की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि इसकी अहमियत समझने वालों को ये कभी निराश भी नहीं करता। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए बुद्धिमानी के साथ अपना समय खर्च करना चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में किया ऊंचे मूल्य पर अधिक धान की खरीद करने का वादा। किसानों को उनके उत्पाद पर बोनस देने की भी दी गारंटी। पंद्रह नवंबर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की जोरदार तैयारियां। पीएम मोदी आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम पीवीटीजी विकास मिशन योजना का करेंगे शुभारंभ। बजट में की गई थी इस मिशन की घोषणा। हैदराबाद की आवासीय इमारत में आग लगने से 9 की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने जताया दुख। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मणिपुर से संचालित 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने 5 साल का लगाया प्रतिबंध। संगठनों की गतिविधियां देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए बन गई थी खतरा। बयालीसवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा शुरू। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी मेले का उद्घाटन। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित किया जाएगा 14 दिवसीय मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार ऊंचे मूल्य पर अधिक धान की खरीद करने वाली है। कल छत्तीसगढ़ के मुंगेली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को उनके उत्पाद पर बोनस देने का भी वादा किया। नरेंद्र मोदी राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने आज़ादी के कई दशकों के बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए सभी वायदों को समयबद्ध सीमा में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से राज्य में डबल इंजन सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भाजपा सरकार लाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने महादेव ऐप घोटाले का भी मुद्दा उठाया और कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री को इस घोटाले से कितना धन मिला और इसमें से कितना पार्टी हाईकमान को भेजा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर निकली है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र जनजाति, पिछड़े वर्गों, गरीबों और दलितों को नई ताकत देने वाला है। भाजपा ने कपास हो, गेहूं हो, सोयाबीन हो, ऐसी फसलों का एमएसपी भी लागत का 2 गुना दिया है। अब भाजपा सरकार मक्का सहित आपके मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। अब मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से दुनिया भर में बाजारों में पहुंचाने वाले हैं। यहां का अदरक आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत देश भर में पहुंच रहा है। बड़वानी के मिर्च किसानों को भी सही दाम और सही सम्मान भाजपा ही दे सकती है। मेरे परिवारजनों, आजादी से पहले बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 15 नवंबर को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम-पीवी-टीजी विकास मिशन का शुभारंभ करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री ने पीवी-टीजी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। पीवी-टीजी विकास मिशन का उद्देश्य ऐसे लोगों के परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार सेवाएं, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस योजना को 9 मंत्रालयों के सहयोग से लागू किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन के नवनियुक्त विदेश सचिव डेविड कैमरन से मुलाकात की और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की। ये बैठक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अगले साल आम चुनाव से पहले अपने मंत्रिमंडल में एक नाटकीय फेरबदल में पूर्व प्रधानमंत्री को अपने नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त करने के कुछ घंटों के बाद हुई। अपने इस लंदन दौरे पर उन्होंने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों, पश्चिम एशिया की स्थिति और अफ्रीका पर चर्चा की। एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने और मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से ब्रिटेन की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। एस जयशंकर ने ब्रिटेन के नए गृह मंत्री जेम्स क्लीवरली से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के विकास में गतिशीलता, कौशल और प्रतिभा के महत्व पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में दिवाली रिसेप्शन में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन वर्तमान में एक मुक्त व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उम्मीद है कि दोनों पक्ष ऐसी सहमति पर पहुंचेंगे जो दोनों के लिए काम करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शॉप से टेलीफोन पर खास बातचीत की और करीबी रक्षा संबंधों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने घनिष्ठ रक्षा संबंध विकसित करने के तरीकों और समाधान पर चर्चा की। ग्रांट शॉप ने रक्षा मंत्री को निकट भविष्य में ब्रिटेन आने का निमंत्रण भी दिया। रक्षा मंत्री ने शॉप्स को रक्षा राज्य सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। दोनों मंत्रियों ने भारत प्रशांत पर विशेष जोर देने के साथ कई रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने चल रही गतिविधियों की संक्षेप में समीक्षा की और नए क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा की। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किसी भी तरह का चंदा प्राप्त करने वाले सभी दलों से इस योजना के शुरू होने के बाद से उन्हें मिले ऐसे चंदे का ब्यौरा 15 नवंबर तक जमा करने को कहा है। आयोग ने यह कदम 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त धन के ताज़ा आंकड़ों को सील बंद लिफाफे में जमा करने का उसे निर्देश दिया जाने के बाद उठाया है। आयोग ने कहा है कि उस वक्त तक सीलबंद लिफाफे 15 नवंबर की शाम तक पहुंचाने हैं और लिफाफों पर स्पष्ट रूप से गोपनीय चुनावी बॉन्ड लिखा होना चाहिए। आयोग ने 3 नवंबर को सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लिखी चिट्ठी में उनके प्रत्येक बॉन्ड के साथ दानदाता की विस्तृत जानकारी, ऐसे प्रत्येक बॉन्ड की राशि और अन्य जानकारी जमा करने के लिए कहा है। सुप्रभात में समय एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।
भारत का स्वर्णिम युग। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ते कदम। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती औद्योगिक शक्ति। विनिर्माण क्षेत्र में पसंदीदा देश भारत। 14 सेक्टर में PLI। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 14% करना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर। GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 25% तक सुनिश्चित करना। ऑटो से लेकर टेक्सटाइल तक, रक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, सभी प्रमुख क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता पर हमारी खास पेशकश। देखिए हर मंगलवार रात 8:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। We believe that foundational literacy forms a strong base for our youth. And we are also combining it with technology. ब्रेक के बाद सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हैदराबाद के नामपल्ली क्षेत्र में सोमवार को 5 मंजिला आवासीय इमारत में लगी भीषण आग से दम घुटने से 4 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि आग परिसर के भूतल में लगी, जहां रसायनों से भरे कुछ ड्रम रखे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि बाद में आग पहली और दूसरी मंजिल तक फैल गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने घटना पर दुख जताया है। इमारत से तकरीबन 21 लोगों को बाहर निकाला गया है। सांस के साथ धुआं अंदर जाने से अचेत हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया। राजभवन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल ने मुख्य सचिव को घटना में घायल हुए लोगों को व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है और घटना की गहन जांच करने के भी निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव ने भी घटनास्थल का दौरा किया। गृह मंत्रालय ने 9 मैती चरमपंथी संगठनों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अवैध घोषित कर दिया है। इनमें से अधिकतर संगठन मणिपुर में सक्रिय हैं। इन संगठनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसकी राजनीतिक शाखा द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट RPF, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपल्स आर्मी MPA, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कोंगलीपैक PREP के और इसकी सशस्त्र शाखा कांगली पैक कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी सशस्त्र शाखा कांगली यबोल कान्ना लुप के YKL द कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉरकॉम और अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगली पैक ASU के शामिल हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार ये सभी मैती चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और एकता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन्होंने मणिपुर में पुलिस, सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले किए और उनकी हत्या की। इसके अलावा ये संगठन लोगों को डराने, धमकाने, धन उगाही के लिए जबरन वसूली और लूट के मामलों में भी लिप्त रहे हैं। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। मेले का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी। 14 दिवसीय मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो सतत विकास और सबके कल्याण के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। बिहार और केरल
इस बार इस मेले में भागीदार राज्य हैं, जबकि दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। व्यापार मेले में देश विदेश से करीब 3000 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। व्यापारिक दर्शकों के लिए मेला 14 से 18 और आम लोगों के लिए 19 से 27 नवंबर तक खुला रहेगा। मेला सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। मेले के लिए टिकट चुनिंदा मेट्रो स्टेशंस और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होंगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग, भारत की ही महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एंडुल्जी और श्रीलंका के अरविंदा डी सिल्वा को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सहवाग ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 2 बार 13 शतक लगाया है। वहीं डायना ने लगभग 3 शतक तक भारतीय महिला टीम की कप्तानी की है। इसके साथ ही डायना एंडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। इसके अलावा श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज रहे अरविंद डी सिल्वा को भी ये सम्मान दिया गया है। 13 नवंबर को इसकी घोषणा की गई है और वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल से पहले इस तिकड़ी को सम्मानित किया जाएगा। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्ण आयोजन कर विश्व को खुद के सामर्थ्य से रूबरू कराया है और समृद्ध भारत की एक अनूठी तस्वीर पेश की है। राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन स्थल पर संस्कृति गलियारा है जो वैश्विक विरासतों का संगम है। संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय को प्रदर्शित करता है जो G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों की साझा विरासत के प्रतिनिधित्व के रूप में सामने आते हैं और उसका जश्न भी लगातार मना रहे हैं। इसमें G20 सदस्यों और 9 आमंत्रित देशों की प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। आइए आपको भी दिखाते हैं G20 डिजिटल संग्रहालय की कुछ खूबसूरत झलकियां। और अब सुप्रभात में समय है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं आज के इतिहास के साथ और आप जानिए आज के दिन से जुड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 14 नवंबर साल 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। वे संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए प्रख्यात हुए। साल 1916 में वे लखनऊ अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए। साल 1929 में नेहरू कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों से बेहद लगाव होने के कारण उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा गया।
इसी लोकप्रियता के चलते देश भर में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।